अब चलिए स्टार्ट कीजिए ओवरव्यू ऑफ सेल। फर्स्ट क्लास हम लोग ने देख ली, अब क्या स्टार्ट करें? सेकेंड क्लास। ओवरव्यू ऑफ सेल में आपको सबसे पहले पूछा जाएगा प्लांट सेल पढ़ने के लिए आप कौन सा सेल कंपोनेंट्स लेते हैं और एनिमल सेल के लिए कौन से सोर्सेज लेते हैं। तो एनसीईआरटी ने लिखा है प्लांट सेल के लिए आप क्या लेते हैं? अनियन पील सेल। और एनिमल सेल के लिए कौन सा? ह्यूमन चिक। क्लियर? नेक्स्ट। अब पूछा जाएगा क्या सेल में हमारे पास क्या होते हैं? तो सेल में 3 कंपोनेंट्स से पूरा जो पेज दिया हुआ है यही सेल के 3 कंपोनेंट से दिया हुआ है। सेल में आपके पास मिलता है आउटर मोस्ट बाउंड्री, वो जो पूरी पेज है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कॉलम बना के। दूसरा है साइटोप्लाज्म और थर्ड सब हेडिंग उसमें मिलेंगे न्यूक्लियस, और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होते उसके पास डीएनए होते। तो पूछा जाएगा ओवरव्यू ऑफ सेल में फर्स्ट, इससे 1 क्वेश्चन पढ़िए, नीट के एग्जाम में रहते हैं, ये जो पूरी कंप्लीट पेज में डिस्क्रिप्शन है। पूछा जाएगा प्लांट सेल के लिए हम कौन सा सेल लेते हैं? अनियन सेल। प्याज के छिलका प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा ऐसी एक्सपेरिमेंट कराई जाती है ना। और एनिमल सेल के एज ए सोर्सेज के रूप में कौन ले रहा है? ह्यूमन चिक सेल। अब इसमें पूछा जाएगा अ पर्टिकुलर सेल अकाउंट्स 3 कंपोनेंट्स, 1 सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री, साइटोप्लाज्म, थर्ड कौन सा है? न्यूक्लियस या डीएनए। पहला क्या जाइएगा? आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब एक एक करके देखिए इससे क्या पूछेगा क्वेश्चन। पेज क्लियर? यहां तक क्लियर ना? देखिए अब आइए आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब इससे 3 तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है, जैसा कि एनसीईआरटी ने लिखा है, बस उसी को हम अरेंज कर दें आपको। बताइए बच्चे, जब एनिमल सेल को देखेंगे सबसे बाहर क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने अभी देखा है, स्वान ने ऑब्जर्व किया एनिमल सेल अकाउंट्स आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में देखेंगे तो सेल वॉल मिलेगा। बैक्टीरियल सेल में क्या मिलेगा? बैक्टीरियल सेल में ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया के सेल में सबसे बाहर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बनेगा। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन, कुछ भी कहिए। और पूछा जाएगा जब आप एनिमल सेल को देखेंगे तो सबसे बाहर क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब आप प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है? यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी एक लेयर मिलेगा, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक लेयर मिलेंगे, उसको क्या कहेंगे? सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, और उस आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या कहेंगे? सेल वॉल। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल क्या जाएंगे? सेल वॉल। और जब आप बैक्टीरियल सेल को देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल में मिलेगा कौन? तो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से बाहर भी एक लेयर मिलता है, क्या नाम होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो बैक्टीरिया सेल में होगी सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाद होता है सेल वॉल, और फिर आते हैं कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ 3 लेयर्स होती है अंडर सब हेडिंग GCP। G फॉर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। G से क्या बताएगा? ग्लाइकोकैलिक्स। इसी ऑर्डर में होते हैं। फिर होता है सेल वॉल, और फिर जाके होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटर टू इनर यही अरेंज। तो यहाँ सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री से यही 3 फैक्ट्स उस पूरे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एनिमल सेल को हम देखेंगे तो सबसे बाहर क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी? सेल वॉल। और बैक्टीरियल सेल का ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपसे पूछेगा आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, क्या आंसर जाना है? सेल वॉल। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल,
ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया में सबसे बाहर क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। तो जब बैक्टीरियल सेल पढ़ेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री के रूप में किसको डिस्क्राइब करेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स को। प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होगा? एनिमल सेल में। क्लियर? अब आइए साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से क्या पूछा जाता है? क्लियर? अब आइए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के लिए एक लाइन याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? ये कौन सी मैट्रिक्स है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बोथ। सारे सेल में होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल देखिए या यूकैरियोटिक सेल, सबके पास मिलेगा एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो ये इसकी की फैक्ट्स होगी। पूछेगा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, तो ऑप्शन में कौन जाएगा? साइटोप्लाज्म। दूसरा की फैक्ट जिस पे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। इस नीट 2017 में इस पे क्वेश्चन भी है। साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। एरिना होते हैं जहां पे अखाड़ा या कुश्ती लड़ी जाती है, उसको एरिना कहते हैं। तो सेल की मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। एनसीईआरटी ने लिखा है साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। होते सब में है बट लिखा है प्लांट्स और एनिमल सेल में। तो दो की फैक्ट्स हमने अभी साइटोप्लाज्म से देखा। पहला क्या? साइटोप्लाज्म कौन सा है? सेमी फ्लूइड। ये भी करेक्शन है, पहले लिखा हुआ था फ्लूइड, ये भी करेक्शन है। पहले के एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको यहां पर फ्लूइड था, ये भी करेक्शन है। एनसीईआरटी की करेक्शन है, पहले फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा था, अब क्या लिख दिया उसको? सेमी फ्लूइड। तो ये भी करेक्शन है। जैसे वो करेक्शन था जर्मन जूलॉजिस्ट, अब याद रखना है, ना कि ब्रिटिश। ये भी करेक्शन है, फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं है, कौन सी है? सेमी फ्लूइड। और ये क्या है? मेन एरिना है किसकी? सेलुलर एक्टिविटी की। अब साइटोप्लाज्म में 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं जिस पे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वन इज सेल ऑर्गेनेल्स, अदर मिलते हैं सेल इंक्लूजन, एंड थर्ड मिलते हैं साइटोसोल। अब इनके बारे में देखें क्या क्या पूछा जाएगा। तो साइटोप्लाज्म में कितने मिलेंगे? 3 पोर्शन। वन इज सेल ऑर्गेनेल्स, फिर मिलेंगे क्या? सेल इंक्लूजन, और थर्ड साइटोसोल। अब देखना है ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और इस पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। सब एनसीईआरटी की लाइन ही है, बस उसको हम अपने फॉर्म में क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, जिससे हमें जो क्वेश्चन पूछे वो एग्जाम का हम सॉल्व कर सके। क्लियर? चलिए अब सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक दीजिए। सेल ऑर्गेनेल्स से आपको पूछा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग और डेड कैसे डिसाइड करते हैं बच्चे? कैसे लिविंग आपको और डेड डिसाइड करते हैं? जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो लिविंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो डेड। क्लियर? जैसे हम पूछेंगे सेल वॉल लिखेंगे डेड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिखेंगे लिविंग। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जिसके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा वो लिविंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है वो डेड। तो जैसे लिखे सेल ऑर्गेनेल्स लिविंग है, इसका मतलब इसके पास कौन सी एक्टिविटी होगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रेजेंट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सबको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है तो लिविंग, नहीं है तो डेड। अब पूछा जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स 3 नेचर के आपके पास मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वन इज ए मेम्ब्रेनस, दूसरा एनसीईआरटी ने लिखा है सिंगल मेम्ब्रेनस,
और तीसरा एनसीईआरटी ने लिखा है डबल मेम्ब्रेनस। चलिए मुझे बताइए कौन से ए मेम्ब्रेनस दो ऑर्गेनेल्स आपको इस पूरे पेज में एनसीईआरटी ने लिखा है। पहला, ऐसा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिले, कौन सा? राइबोसोम। क्लियर? तो पहली ए मेम्ब्रेनस कौन सा लिखा है? राइबोसोम। लिखा है राइबोसोम प्रेजेंट इन, कहाँ मिलेगा? बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सब एनसीईआरटी की लाइन लिख रहे हैं, बस अपने तरह से अरेंज कर दे रहे हैं। दूसरा, ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स रेस्ट्रिक्टेड टू एनिमल सेल, कौन सा? सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, है ना? तो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जब पेयर्ड होते हैं तो उसको आप डिप्लोसोम कहते हैं, और उसके राउंड की साइटोप्लाज्म को मिला दे तो सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम किसकी फीचर है? प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो दो ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स लिखा है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। सिंगल की बाद में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उससे पहले दो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स बताइए। एक प्लास्टिड, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। यही सब एग्जाम में आएगा। प्लास्टिड पूछा जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया ये पूछे जाएंगे, स्पेसिफाई है, ये पूछे जाते हैं, ये नहीं आएगा। अब जो भी ऑर्गेनेल्स का नाम आप जानते हैं ऑल आर सिंगल, तो सिंगल नहीं पूछेगा। कौन पूछेगा? ए और डबल, सिंगल नहीं पूछेगा। अब जितने भी मेम्ब्रेन बोलिए, ER, जो भी ऑर्गेनेल्स बोलिए, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, पेरोक्सीसोम, जो भी आप जानते हैं, पेरोक्सीसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, जो भी ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन। तो ऑर्गेनेल्स में तीन बातें याद रखना है। ऑर्गेनेल्स लिविंग हैं क्योंकि इसके पास सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप जानते हैं फूड ऑक्सीडाइज होता है। प्लास्टिड डिफरेंट टाइप के आप पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। गोल्जी भी सेब्रल फंक्शन करता है, ER भी सेब्रल फंक्शन, लाइसोसोम भी, वैक्यूल भी, पेरोक्सीसोम भी। तो ऑर्गेनेल्स से एनसीईआरटी ने लिखा है कि सर्टेन प्रोकैरियोट्स के पास कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होते, बट यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है। प्रोकैरियोट्स के पास एक ही ऑर्गेनेल्स होता है, आगे पढ़ेंगे कौन सा? राइबोसोम। तो पूछेगा कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों में मिले और ए मेम्ब्रेनस हो? राइबोसोम। कौन सा ए मेम्ब्रेनस है बट प्लांट सेल तक रेस्ट्रिक्टेड होता है? लोअर आपको जो है प्लांट में मिलेगा बट हायर प्लांट, सॉरी, एनिमल सेल में रेस्ट्रिक्टेड होता है, लोअर प्लांट्स में मिलेंगे बट हायर प्लांट में नहीं। तो कौन सा? सेंट्रियोल। क्योंकि जहां भी फ्लैजिला मिलेगी सेंट्रियोल के बिना हो ही नहीं सकते, तो लोअर प्लांट्स में मिलते हैं। फ्लैजिला की ऑरिजिन पॉइंट ही होती है आपको सेंट्रियोल ही, जो पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाता है सेंट्रियोल, उसी को आप ब्लेफेरोब्लास्ट या बेसल बॉडी कहते हैं, है ना? तो 3 टाइप के ऑर्गेनेल्स आपको याद रखना है, ए मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल। अब आइए सेल इंक्लूजन क्या होता है। क्लियर हो गए? चलिए अब नेक्स्ट क्या लिखना है? सेल इंक्लूजन। अब इससे देखिए क्या क्या पूछा जाता है। जैसा हमने लिखा सेल इंक्लूजन कौन से कंपोनेंट्स हैं? डेड। तो डेड कहने का मतलब इसमें कौन सी एक्टिविटी हमें मिसिंग होगी? मेटाबॉलिक। और इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रिजर्व्ड फूड मटेरियल। रिजर्व्ड फूड मटेरियल आपको एनिमल सेल का कौन होता है? एनिमल सेल में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं? ग्लाइकोजन। एकदम सही, इसलिए ये तीनों यूनिट पहले पढ़ते हैं हम लोग। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड्स है जो डिटेल में पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल में। बताइए प्लांट सेल का रिजर्व्ड फूड मटेरियल क्या होगा? स्टार्च। एकदम सही। प्लांट्स में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किस में ट्रांसफॉर्म होंगे? स्टार्च में। अब तीसरा क्वेश्चन जो अपनी एनसीईआरटी में है,
बैक्टीरियल सेल जब पढ़ेंगे तो वहाँ सेल इंक्लूजन में कौन होगा? बैक्टीरियल सेल का 3 है। आपके बिना ऑप्शन के तो आप बताते नहीं हैं, तो हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। अब तो बता दीजिए, जी से कौन, सी से कौन, पी से कौन, ये तो 3 लिखा है ना। बैक्टीरियल सेल में सेल इंक्लूजन 3 तरह का लिखा है, कौन कौन? जी से ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, सी से साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स, पी से फॉस्फेट ग्रैनुल्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स, फॉस्फेट ग्रैनुल्स। तो हमने क्या देखा? इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन को हम लोग क्या कहते हैं? डेड कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एब्सेंट होते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एब्सेंट तो सेल इंक्लूजन। और इसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आरएफएम। आरएफएम स्टैंड्स फॉर रिजर्व फूड मटेरियल। पूछेगा एनिमल सेल में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं? ग्लाइकोजन में। प्लांट सेल के रिजर्व फूड मटेरियल क्या है बच्चे? स्टार्च। बैक्टीरियल सेल एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ग्लाइकोजन, साइनोफाइसिन और फॉस्फेट ग्रैनुल्स। अब एक और वर्ड लिखे थे साइटोसोल, तो उसका क्या मतलब होता है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में 3 चीज देखे थे, सेल ऑर्गेनेल, सेल इंक्लूजन और साइटोसोल। हो गया? नेक्स्ट देखिए, अब है एक वर्ड हम लोग ने लिखा, क्या? इसका नाम था साइटोसोल। अब इस वर्ड में क्या होता है? अगर कोई आपने लिया साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से आपने हटा ली क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म माइन से हमने सेल ऑर्गेनेल्स हटा ली, तो उसको क्या कहेंगे? साइटोसोल। जैसे आप सभी फैमिलियर होंगे ग्लाइकोलिसिस से, फैमिलियर होंगे कौन सा? ग्लाइकोलिसिस। अब बताइए ग्लाइकोलिसिस की साइट कौन सी होगी? साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जाएंगे ब्रॉड सेंस में तो क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। बट क्या साइटोप्लाज्म में किसी ऑर्गेनेल्स में होता है? साइटोप्लाज्म के किसी ऑर्गेनेल्स में होता है? नहीं। कहाँ होगा? ऐसी प्लेस पे जहां ऑर्गेनेल्स नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? साइटोसोल। पूछा जाएगा साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन होगी? तो सुपरफिशियल आंसर बताएंगे तो साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म में स्पेसिफाई पूछेगा तो कहां? साइटोसोल। क्योंकि किसी ऑर्गेनेल्स में तो ग्लाइकोलिसिस होती नहीं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्रेब साइकिल होते हैं, लिंक रिएक्शन होते हैं, ग्लाइकोलिसिस तो नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस का करेक्ट प्लेस कौन है? साइटोप्लाज्म। बट साइटोप्लाज्म का कौन सा रीजन? जहां कोई सेल ऑर्गेनेल्स ना हो। अब लिखा है न्यूक्लियस की बेसिस पे सेल कितनी टाइप की होती है? 2। एक प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। तो तीसरा कंपोनेंट्स क्या था? एक थे सेल बाउंड्री, दूसरे थे क्या? साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड कंपोनेंट क्या था? न्यूक्लियस या डीएनए। तो अब देखिए न्यूक्लियस की बेसिस पे कितने टाइप का सेल लिखा हुआ है? 2 टाइप का। क्लियर? अब देखिए तीसरा क्या लिखेगा? न्यूक्लियस। अब देखिए एक हो गए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डेजिग्नेशन की बेसिस पे, या जहां न्यूक्लियस नहीं होता वहां डीएनए होते हैं, डीएनए और क्रोमोसोम। जैसे यहां स्यूडो क्रोमोसोम। पूछा जाएगा पहली ऑर्गेनिज्म क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? प्रोकैरियोट्स। दूसरे सेल कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स। आप जानते हैं एनसीईआरटी ने लिखा है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं वो प्रोकैरियोट्स। तो यहां लिखा है प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। एंड कैरियोट्स मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो ऐसे सेल को क्या कहिएगा? प्रोकैरियोट्स। यू मतलब होता है एडवांस या ट्रू, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोट्स, जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स। तो 3-4 डिफरेंस आप पढ़ते हैं। इसके पास पढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती।
एनसीईआरटी ने यही लाइन लिखा है, तो ये लाइन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये एनसीईआरटी ने बेसिक डिफरेंस लिखी है। पूछा जाएगा न्यूक्लियोलस, यहां पर क्या होगा, एब्सेंट, यहां पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। डीएनए किससे एसोसिएट नहीं होंगे, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, अब बेसिक प्रोटीन पढ़ते हैं, डीएनए नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। यहां डीएनए क्या होगा, एसोसिएट होगा, डीएनए एसोसिएट विथ हिस्टोन प्रोटीन। तो एग्जाम में आएगा अगर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट हो तो यूकैरियोट्स, नहीं एसोसिएट हो प्रोकैरियोट्स। तभी तो आप यहाँ आगे पढ़ेंगे इसको स्यूडो क्रोमोसोम या फॉल्स क्रोमोसोम होता है यहाँ, क्योंकि डीएनए एसोसिएट नहीं होते। ट्रू क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, यूकैरियोट्स में। तो आपसे पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होती है, प्रोकैरियोट्स और दूसरे यूकैरियोट्स। एक और ऑर्गेनिज्म आपके सिलेबस में है मीजोकैरियोटिक। कौन है मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कौन है? पूरे सिलेबस में ऑर्गेनिज्म है एक मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक का नाम सुना होगा आपने, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच कनेक्टिंग लिंक होते हैं, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियोलस भी होते हैं, बट डीएनए किससे एसोसिएट नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन से। और ऐसा ऑर्गेनिज्म है डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो आप प्रोटिस्टा में जो पढ़ते हैं सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एक उसका एक्सेप्शन है, कौन सा, भले ही उसको प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, वो कैसा है, मीजोकैरियोटिक। वो मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसकी माइटोसिस भी अलग होती है, उसकी आपको क्रोमोसोमल डेजिग्नेशन भी अलग है, उसका डीएनए एसोसिएट नहीं होता है। तो पूछा जाएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म मीजोकैरियोटिक है अपने सिलेबस में, कौन सा, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट्स मीजोकैरियोटिक है। इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, मीजोकैरियोट्स। मीजोकैरियोट्स के पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियोलस भी होंगे, बट इसका डीएनए किससे एसोसिएट नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन से। और ऐसा एक ही ऑर्गेनिज्म है अपने सिलेबस में, और वो है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट्स को अंडर प्रोटिस्टा ही पढ़ते हैं हम, बट इसकी न्यूक्लियर डेजिग्नेशन कैसी है, मीजोकैरियोटिक। तो क्या हम लोग ने जो ओवरव्यू ऑफ सेल देखा था, पूरी पेज एनसीईआरटी की क्लियर हो गया? वो पूरा पेज में यही सब बताया है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमें ह्यूमन सेल को पढ़नी होगी तो हम कौन सा बेटर आपको जो है कंपोनेंट्स लेंगे, तो ह्यूमन चिक सेल। एनिमल सेल को पढ़नी हो तो, प्लांट सेल को पढ़नी हो तो अनियन पील। पूछा जाएगा आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, तो सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल तो ग्लाइकोकैलिक्स, प्लांट सेल तो सेल वॉल, एनिमल सेल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूछेगा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन है, तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम। कितनी बार पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में। इस पूरे पेज जो हम अभी ओवरव्यू बताएंगे, रिकॉर्ड बताएंगे, इस क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन रहता है। कितनी बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ए मेम्ब्रेनस कौन है, तो राइबोसोम। पूछेगा ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तब भी राइबोसोम जाएंगे। पूछेगा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आपको प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली, लोअर प्लांट से मिलते हैं बट एनिमल हायर प्लांट में एब्सेंट, तो कौन जाएंगे, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। डबल मेम्ब्रेनस में दो ही याद रखना है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड भी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, आपको लिखा है प्लांट सेल और यूग्लिनोइड में ही। तो यूबिक्यूटियस जो डबल मेम्ब्रेनस वो कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यूबिक्यूटियस मतलब जो हर जगह हो, है ना, जो प्लांट सेल में भी हो, एनिमल सेल में भी हो, प्रोकैरियोटिक सेल के, वो कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा जाएगा रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल सेल का क्या होगा, तो जाएंगे ग्लाइकोजेन। फंगस का भी ग्लाइकोजेन होता है। प्लांट सेल का स्टार्च, बैक्टीरियल सेल का तो जीसीपी, जी फॉर ग्लाइकोजेन ग्रैनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स और फॉस्फेट ग्रैनुल। और पूछा जाएगा साइटोसोल क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स हटा लीजिए तो क्या बचेगा, साइटोसोल। करेक्ट प्लेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस पूछा जाए, साइटोसोल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा किससे, साइटोप्लाज्म से, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो सेल ऑर्गेनेल्स भी है, सेल इंक्लूजन भी है, बट हमारे पास ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, जहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स ना हो, और वो प्लेस क्या होगा, साइटोसोल। क्लियर। और पूछा जाएगा न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल कितने टाइप की है, 2। 1 लिखा है प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। और एक ऑर्गेनिज्म जो अपने सिलेबस में है वो कौन सा, मीजोकैरियोटिक। क्लियर, क्लियर हो गया। अब आइए दूसरी क्लासिफिकेशन जिस पे नीट 2015 में क्वेश्चन है, सेकेंड क्लासिफिकेशन। ये तो फर्स्ट था ओवरव्यू, एक सेकेंड पूछे आपसे।
चलिए 4 तरह के क्वेश्चन यहाँ हम पूछेंगे, आप आंसर बताइएगा। बताइए प्लांट सेल, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। 2013 से लेके जितना भी हुआ है मोस्टली क्वेश्चन वो आपको बस देखना है, जो एनसीईआरटी में हो भी और ना भी वो भी इंक्लूड करना है। हाँ, माइनस सेल ऑर्गेनेल से हटा लिए हमने, प्लांट सेल से हटा लिया सेल वॉल। ये नीट 2015 का क्वेश्चन था। प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल क्या होगा? प्लांट सेल से सेल वॉल हटा ली, क्या करेगा? कैसे? ये तो क्लास 9th वाला क्वेश्चन। प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दिया तो एनिमल सेल बन जाएगा। कंपोजिशन कैसे बदल जाएगा? ये तो 9th वाले बच्चे भी नहीं जवाब देंगे। होगा प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल एनिमल सेल बन जाएगा। कंपोजिशन कैसे बदल दीजिएगा? प्लांट सेल की कंपोजिशन अलग है, अभी प्लांट सेल एनिमल सेल आगे देखेंगे। प्लांट सेल का कंपोजिशन अलग, एनिमल सेल का कंपोजिशन अलग। प्लांट सेल से अगर हमने सेल वॉल हटा दिया एनिमल सेल बन जाएगा? बनेगा नहीं ना। उस कंपोनेंट्स को कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे उसको? प्रोटोप्लास्ट। तो प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल आपसे पूछा गया था, जो हमने बताया कि आपको जो है 13 से शुरुआत है, 13 से नहीं तो 16 से आपको PYQ पूछा गया, वो इंक्लूड करना है। तो पूछेगा प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट, ये पूछ दिया। अब 3 और पूछते हैं इससे। आप बताइए, देखिए पहले बोर्ड पे पूछेगा प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दी, ये तो बता सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा ली, इसके लिए कौन सा टर्म आता है? प्रोटोप्लाज्म, एकदम सही। अब बता सकते हैं आप प्रोटोप्लाज्म। इसलिए ना कहे कि PYQ जो है उसको छोड़ना नहीं है, प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म आफ्टर रिमूविंग न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से हटा ली सेल ऑर्गेनेल्स, अभी तुरंत देखे थे, क्या कहलाएगा? साइटोसोल। तो बताइए ये 4 फैक्ट्स क्लियर हो गया। एग्जामिनर आपसे पूछा, ये पूछ चुका है कि प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। पूछेगा प्रोटोप्लास्ट से हमने हटा ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से हटा लिया न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से हटा ली सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोसोल। यही 4 फैक्ट्स पूछा जाता है। तो ये चारों को हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन में लिख ले। एक क्वेश्चन नीट का अभी तक जो पढ़े उससे फिक्स हो गया। अभी कुछ और फैक्ट्स जोड़ेंगे जो इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वो आपको बतानी है। क्लियर हो गया? अब कुछ और फैक्ट्स जोड़ते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन में एनसीईआरटी में है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट, अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी ने दिया है आपसे हम पूछेंगे। ये 4 इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया। इस पे ऐसे क्वेश्चन देगा, प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड, तो ऑप्शन में क्या जाइएगा? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आफ्टर एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आफ्टर एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से क्या हटा लिया हमने? सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोसोल। क्लियर? ये 4 टाइप के क्वेश्चन इस पे बनेंगे। अब एनसीईआरटी ने 4 फैक्ट्स लिखा है जो आपको हम पूछेंगे, आपको बताना है। बताइए द स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल किसे लिखा है? ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए आपसे 4 क्वेश्चन पूछा है, द स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, हम सब उसी की लाइन लिख रहे हैं, द स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल। बताइए स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन होगा? बताया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की रेंज भी लिख दिया है, 0.1 माइक्रोमीटर कहीं लिखा है, कहीं 0.3, तो 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। चलिए दूसरा, सेकेंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड लिखा है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। क्या बताया एनसीईआरटी ने? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, एकदम सही। क्या लिखा है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग आप जानते हैं नियर अबाउट 8 इंच डायमीटर का होता है, बहुत लार्जर हो गया। आपने एक ऑस्ट्रिच की एक देखी भी होगी, काफ़ी लार्ज डायमीटर का होता है। हाँ, आरबीसी की साइज एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। आरबीसी की साइज कितने? 7 माइक्रोमीटर। सब एनसीईआरटी की लाइन है, अपने मन से हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ये तो बता सकते हैं, नर्व्स। हाँ, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन
कौन से होंगे? नर्व सेल। तो ये 4 फैक्ट्स एनसीईआरटी ने लिखा है। कि द स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन मिलता है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा की साइज भी मेंशन किया है 0.1 माइक्रोमीटर। आप एनसीईआरटी में जब आप साइज पढ़ेंगे तो कहीं माइक्रोमीटर आएगा, है ना, कहीं नैनोमीटर आएगा। जैसे राइबोसोम पढ़ेंगे तो नैनो में आएगा, है ना। माइक्रोमीटर से आप सभी फैमिलियर, तो -6, है ना। नैनो आता है तो -9, और एंगस्ट्रॉन आएगा तो -10। यही पैरामीटर यूज होता है। सेंटीमीटर, मीटर, ये सब तो सेल में आएगा नहीं, यही सब यूज होगा, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर, है ना। और जब डीएनए आएंगे तो एंगस्ट्रॉन भी आता है या नैनोमीटर, दोनों। अब 6 सेल बताया और उसके लिए की फैक्ट्स लिखा है कि शेप ऑफ सेल किस पे डिपेंड करेगी? जैसी वो फंक्शन करता है। और आपको 6 सेल बनाई है और उस सब की एक एक करके आपसे फंक्शन पूछा है। सारे सेल का आपको शेप भी बनाई है, आपको फंक्शन केवल बतानी है। हम सबको एक एक करके बनाते हैं, आप बताइए फंक्शन क्या होगा। लाइन बाय लाइन वही बुक पढ़ रहे हैं, है ना। बस उसी बुक को जहाँ जहाँ आपको फोकस करना है उसी को बताना है ना। और एनसीईआरटी सबके पास रहनी चाहिए ना, वो बेसिक बुक है। उसको गागर में सागर कहते हैं, उसको आप बाइबल कहें, कुरान कहें, गीता कहें, जो है सब वही है। उसी को 2 साल पढ़ना है, 360 मार्क्स लाने। सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं। क्वेश्चन कितनी भी टफ आएगी उससे बाहर नहीं आएगी। और जो PYQ में पूछ दिया उसको इंक्लूड करना है, बस यही काम है। छोटा सा तो काम करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, और जहाँ जहाँ करेक्शन है वो हम बताते चलेंगे। 46 प्लेस पे करेक्शन है, वो हम आपको पॉइंट आउट करते चलेंगे। कुछ करेक्शन कर दिया है, कुछ और करना है उसको। क्लियर हो गया? अब हम सेल बनाते हैं, आप बताइएगा फंक्शन। देखिए, पहली की फैक्ट्स क्या लिखिएगा? की फैक्ट्स है शेप ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन फंक्शन इट्स परफॉर्म। तो जैसी फंक्शन करेगी उसकी बेसिस पे उसका शेप डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहली सेल आपको बना हुआ है RBC। अब यहां पर शेप मेंशन है, इसी पर क्वेश्चन आएगा। RBC की शेप आप देखेंगे तो लिखा हुआ है बाई कनकेव, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? राउंड। बना भी हुआ है, RBC को बाई कनकेव बनाए हुए है, और कैसा बना हुआ है? राउंड। राउंड या बाई कनकेव। चलिए बताइए RBC क्या फंक्शन करता है? एक वर्ड में आपको स्पेसिफाई करना हो, RBC क्या फंक्शन करेगा? हाँ, ट्रांसपोर्ट। मतलब सिंपल कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, है ना। अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आइए WBC। WBC की शेप कौन सा मेंशन किया है? अमोवाइड। कौन सी शेप लिखा है? अमोवाइड। अलग अलग शेप के WBC होते हैं। कितने टाइप के WBC आप पढ़ते हैं? 5 टाइप का। तो 5 WBC बना दे। सब में न्यूक्लियस की अलग अलग डेजिग्नेशन होती है। और WBC की फंक्शन क्या होती है? डिफेंस, है ना। फैगोसाइटोसिस करता है। ऐसे ही कितने सेल बनाए? 6 सेल। पहली सेल बनाए, दूसरे सेल। ऐसे ही 6 सेल एनसीईआरटी ने बनाए, आपको भी 6 सेल बनानी है। और सबकी फंक्शन स्पेसिफाई करनी है। चलिए, थर्ड सेल। थर्ड सेल कौन बनाया है? कॉलुमनर से। थर्ड सेल कौन सा बनाया है? कॉलुमनर। थर्ड सेल है कॉलुमनर। कॉलुमनर सेल को कैसा बनाया है? लॉन्ग एंड नैरो, इस तरह का।
चलिए अब बताइए इसकी फंक्शन, ये तो शेप है, इसका कौन सा दिया हुआ है, शेप लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग एंड नैरो, चलिए इसका फंक्शन बताइए। ये तो शेप हो गया, हाँ फंक्शन क्या करता है कॉलमनर सेल, बताइए। हाँ एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन कह सकते हैं, लाइनिंग तो करेगा ही, वो तो सारे एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन करेगा ना, कर सकता है कि नहीं, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। अब आइए थर्ड के बाद फोर्थ सेल, कौन सा सेल बना हुआ है, नर्व सेल। नर्व सेल होते हैं, कैसा लिखा है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड नर्व सेल। ये सब एनसीईआरटी में ही है। इसको कैसा शेप लिखा है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। अब बताइएगा लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है तो इसका फंक्शन सबको पता है, क्या करेगा, नर्व कंडक्शन, है ना, नर्व कंडक्शन। दो सेल और बने हुए हैं, वन ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स कहाँ पढ़ते हैं आप, ट्रैकिड्स कहाँ पढ़ते हैं, जब आप जाइलम पढ़ते हैं, ट्रैकिड्स, वैसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। और ट्रैकिड्स को कैसा लिखा है, ये इनलोंगेटेड होगा। और ट्रैकिड्स क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा सब सेल की फंक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, जैसी उसकी शेप है ना। तो ये सारे शेप एनसीईआरटी ने मेंशन किया, इस पे क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा कि कौन आपको लॉन्ग एंड नैरो है और जो एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन करता है, तो ऑप्शन में कौन जाएगा, कॉलमनर। पूछेगा जो लॉन्ग एंड ब्रांच है और फंक्शन करता है नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में, तो जाइएगा नर्व सेल। पूछेगा जो अमोवाइड शेप का है और डिफेंसिव मैकेनिज्म में यूज होगा, तो जाइएगा WBC। पूछेगा राउंड एंड बाइकनकेव है और जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन में, तो समझिएगा RBC की। क्वेश्चन बना देता है लैंग्वेज के फ्रेम में और उसी पर आपको करना होता है, उसी बुक से पूछना है तो मल्टीपल क्वेश्चन बना सकता है उसको, है ना। क्लियर हो गया ये, नेक्स्ट देखिए, लिख लेना। देखिए सब एनसीईआरटी की ही लाइन है बस उसी। अब देखिए दो सेल और बनाया है, एक कौन सा बनाया है आपको, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स इनलोंगेटेड होते हैं, इसके पास ये प्राइमरी वाल होती है, ये सेकेंडरी वाल होती है। ये कैसे है, इनलोंगेटेड। और इनलोंगेटेड तो इसकी शेप है, फंक्शन क्या करेगी, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन। फंक्शन ऑफ ट्रैकिड्स, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन। पूछेगा वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन कौन करेगा, ट्रैकिड्स। एक और सेल बना हुआ है, कौन सा, मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स में कैसे होंगे, राउंड एंड ओवल। तो इस तरह से स्पेसिफाई आपको क्वेश्चन बना देगा ऐसा। ये लीफ की पेरेन्काइमेटस सेल है, आगे पढ़ेंगे। पेरेन्काइमेटस सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। और ये क्लोरेनकाइमा ही तो है जो मीजोफिल सेल्स है, इसके पास 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो मीजोफिल सेल्स कैसे हैं, राउंड एंड ओवल। क्लोरोप्लास्ट ही तो है, इसकी शेप कैसा दिखा हुआ है, राउंड एंड ओवल। क्या करेगा ये, फोटोसिंथेसिस। जैसे आपसे पूछेगा प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, अगर ब्रॉड सेंस में पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होते हैं, तो आपका आंसर होगा प्लांट। प्लांट पूरा फोटोसिंथेसिस कहाँ करता है, प्लांट की रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ग्रीन स्टेम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। बट लीफ भी अपर एपिडर्मिस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, अगर ग्रीन ना हो तो लोअर एपिडर्मिस नहीं कर सकता, कलरलेस होते हैं। कौन करेगा, उसमें जो पेरेन्काइमेटस सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो सेल कौन सी है, मीजोफिल सेल। तो अब यहाँ इस पे स्पेसिफाई क्वेश्चन देगा, तो हर शेप को आपको पता होना चाहिए। अब हम शेप पर क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कहाँ है। पूछेगा राउंड एंड ओवल, जो फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफाई होगा, किसकी बात कर रहा है, मीजोफिल सेल। राउंड एंड बाइकनकेव, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, RBC। पूछेगा अमोवाइड शेप की है जो डिफेंसिव मैकेनिज्म में यूज होगा, WBC। पूछेगा इनलोंगेटेड सेल हो जो वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन करे, ट्रैकिड्स। पूछेगा लॉन्ग एंड ब्रांच हो, नर्व कंडक्शन में हेल्प करे, नर्व सेल। तो सारे
स्पेसिफाई एनसीईआरटी की है, उसी पर लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन बना देगा, आपसे स्पेसिफाई क्वेश्चन पूछेगा। अब डब्ल्यूबीसी 5 टाइप क्या पढ़ते हैं, कौन कौन? ठीक, अच्छा 2 फॉर्म पढ़ते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट, है ना। 5 बना हुआ है, इसलिए हम आपसे पूछ ले पांचों कौन कौन है। ये हो गया, अब पांचों का नाम बताइएगा। चलिए हम पहले आप ऑर्डर में पूछते हैं आपसे। देखिए डब्ल्यूबीसी यहाँ 5 सेल बनी हुई है ना, तो बताने हैं ग्रेनुलोसाइट्स कौन, और ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन। चलिए बताइए। हाँ पहले इस 3 में बताइए, फिर ये दोनों बताइएगा। हाँ इन तीनों में एकदम सही, न्यूट्रोफिल्स, ये सब आगे पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे सब। न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, एस्नोफिल को एक और नाम से जानते हैं आप, एसिडोफिल्स भी, और बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, एकदम सही। अबंडेंस का ऑर्डर, अबंडेंस का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके, सबसे ज्यादा कौन, उसके बाद क्लियर। आप देखिए अभी, अब सब कंफ्यूज कर गए ना कि अबंडेंस में क्या होगा, है ना। अब हम एक लाइन लिख देते हैं तो उससे कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हम लाइन लिख रहे हैं, देखिएगा ये ऑर्डर होगा कि नहीं। क्या ये ऑर्डर सही है? हमने एक लाइन लिखा, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, मतलब सबसे ज़्यादा एवेंडेंस न्यूट्रोफिल का, फिर लिम्फोसाइट्स का, फिर मोनोसाइट्स का, फिर एस्नोफिल का, फिर बेसोफिल्स का। दूसरा एक और लाइन लिख देते हैं, 2 छोटे छोटे कोड आपको बहुत एग्जाम में कंफ्यूजन से बचाते हैं। एक और लिख देते हैं, नेवर ईट बनाना लाइक मंकी। छोटे छोटे कोड ऐसे ना बायो में आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत सारा आसान रहता है। देखिए नेवर ईट बनाना लाइक मंकी, पहला वाला 3 कैसा है, ग्रेनुलोसाइट्स, और लास्ट वाले 2 कैसे हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स। देखिए आप, देखिए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स कैसे हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स ग्रेनुलोसाइट। तो 2 लाइन याद रखना है, दोनों मंकी से रिलेटेड है। एक याद रखना, नेवर ईट बनाना लाइक मंकी, फर्स्ट 3 आर ग्रेनुलोसाइट्स, लास्ट 2 ए ग्रेनुलोसाइट। तो ये छोटे छोटे न्यूमोनिक तो आप बहुत सारे बायो में बनाए भी होंगे, 200-250 तो सब बना के रखते हैं, है ना। वैसे छोटे छोटे है ना, बनाए हुए ना, नहीं बनाए हुए। बायो को धीरे धीरे याद करने के लिए छोटे छोटे न्यूमोनिक नहीं यूज करते आप, उसके बिना कंफ्यूजन होती है। अब जैसे यहीं पूछ दिया तो पहले का ऑर्डर याद है, लेकिन अगर पूछे अरेंजमेंट पूरा, तो अरेंजमेंट कैसे याद रखेंगे, इससे याद रखेंगे। अब आपको ये सबको पता होता है कि मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल है, लिस्ट अबंडेंट बेसोफिल। अब बीच में ऑर्डर पूछ दिया तो हम इस लाइन से करेक्ट इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन कितना आसान रहता है, ऑप्शन तो सामने दिया रहता है, हमें थोड़ी भी हिंट मिल जाए तो हम आसानी से बना सकते हैं। ये तो सबको याद रहता है कि मोस्ट अबंडेंट कौन है, न्यूट्रोफिल, लिस्ट अबंडेंट कौन है, बेसोफिल। बट ये लाइन याद रहेगा तो हम अबंडेंस की ऑर्डर पूरा लिख सकते हैं कि आपको न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट, फिर एस्नोफिल और बेसोफिल, और फर्स्ट 3 आर ग्रेनुलोसाइट्स और लास्ट 2 ए ग्रेनुलोसाइट। 5 टाइप का बना हुआ है तो 5 आपको फॉर्म दिए हुए। तो जो ऑफर व्यू ऑफ सेल और पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था बिफोर प्रोकैरियोटिक सेल, क्लियर हो गया। अब जो सेल बताया हुआ है वो कौन सा है, प्रोकैरियोटिक। तो ये WBC आगे हम लोग पढ़ेंगे, WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट सब, तो इसमें सारे यही सब इंफॉर्मेशन को डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पर उसको सेल को बनाया हुआ है, और इसी WBC का शेप कौन सा लिखा हुआ है, अमोबाइड लिखा हुआ है। सबकी न्यूक्लियस अलग अलग होती है, इसलिए 5 टाइप का अलग अलग दिया हुआ है।
तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हेडिंग देना है कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल। अब एक क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल से भी आते हैं। यहां तक आपने जो पढ़ा उससे एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन डिटेल में किससे पूछा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल से। तो हेडिंग कौन सा देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत डिटेल में एनसीईआरटी ने 2.5 पेज में किसको डिस्क्राइब किया है, प्रोकैरियोटिक सेल को। अब बताइए, हमने अभी बताया था जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा कौन सा कहलाएगा, प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक में आपको दो बातें याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कौन सी न्यूक्लियस होगी, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और इसके 4 मेंबर एनसीईआरटी ने दिया है। पहला क्या, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल किसका मेंबर है, प्रोकैरियोटिक सेल का। दूसरा क्या लिखा है, ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा को आप एक और नाम से जानते हैं, आईसीएनबी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। फिर लिखा है माइकोप्लाज्मा, और यहां पर एक वर्ड लिख दिया है एंड पीपीएलओ। हमने पहले कहा हम लोग जहां जहां पर करेक्शन है उसको करेक्ट करते जाएंगे। एंड के जगह पर क्या याद रखना है, और, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ बोथ आर सेम टर्म। माइकोप्लाज्मा जो टिपिकल निमोनिया कॉज करता है उसी को तो हम लोग पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म लोग क्या पढ़ते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जिससे टिपिकल निमोनिया होता है वैसे ही माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं हम लोग, पीपीएलओ। तो ये अलग कहाँ है, तो और नहीं हो, एंड की जगह पर क्या लगाना है, और। अब लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल मल्टीप्लिकेट फास्टर देन यूकैरियोटिक। दूसरी लाइन लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल मल्टीप्लिकेट फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। अब दो सेल हम लिखते हैं, आपको बताने हम। एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो सबसे ज़्यादा फेमस बैक्टीरिया पढ़ते हैं, मोस्ट स्टडीड बैक्टीरियम कौन सा है, ई कोलाई। और दूसरा लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ये आपको बताना है कब कब सेल साइकिल की पूरी ड्यूरेशन। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं आपको, जो आगे पढ़नी है, ह्यूमन सेल और ईस्ट। बताइए, एनसीईआरटी ने लिखा है ह्यूमन सेल मल्टीप्लिकेट ड्यूरिंग कितने, ह्यूमन सेल के सेल साइकिल में कितने टाइम लगता है, तो कितना टाइम, 24 आवर। और ईस्ट का 90 मिनट, और बैक्टीरियल सेल का 20 मिनट। तो ये लाइन का मतलब, इसको गागर में सागर कहते हैं, हर एक लाइन को डिकोड करना है आपको। ये कितना हो गया, 20 मिनट्स। ये 20 मिनट से मल्टीप्लिकेट होकर गया, तभी तो आप बाइनरी फिजन करता है आपको। ये 24 आवर, इसका लिखा है 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 आवर। अब लिखा है बैक्टीरिया शेप की बेसिस पे कितने टाइप की होती है, 4। तो लाइन बाय लाइन बस वही जो फैक्ट दिया हुआ है उसी को हमें डिटेल में देखना। और एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम में प्रोकैरियोटिक सेल से भी रहते ही हैं। एक क्वेश्चन जो अभी तक आप पढ़े, एक क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल जो पूरा डिटेल में दिया हुआ है उससे पूछा जाता है। तो आप लोग सब यहीं के हैं, दुर्गापुर के हैं, चलिए इसी आसपास रहते हैं नहीं। तो आप लोग ने स्कूलिंग भी यहीं से की है, यहाँ के स्कूल से। कौन से स्कूल से, डीपीएस से, डीपीएस से। और एक यहाँ बगल में स्कूल है बड़ी सी, उसमें कौन पढ़े हैं, जो काफ़ी लार्जर है, उस चौराहे पे जो है। हाँ हाँ हाँ, उस पर कोई नहीं पढ़े हैं। अच्छा, वो काफ़ी लॉन्गर है ना, पूरा कवर किए हुए रोड के पोर्शन को। कितने स्कूल हैं पूरे दुर्गापुर में, नहीं पता कि ये जनरल नॉलेज का इन्फॉर्मेशन। अच्छा, टॉप 5 स्कूल में कौन कौन आते हैं, सबसे अच्छी स्कूल कौन है यहाँ,
जिसकी टॉप रिजल्ट होते हैं वो कौन से है? अच्छा, इसका नंबर कितना है? ये जो यहाँ पर है उसका, ये टॉप 5 में नहीं आता है? 5 में है। अच्छा, रैंकिंग अलग अलग है, आईसीएसई की अलग, डीपीएस। अच्छा, सीबीएसई में सबसे अच्छे स्कूल डीएवी है, और आईसीएसई में सबसे अच्छे? सही है। सबको पढ़ना तो यही एनसीईआरटी है नीट के लिए, है ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? आप बताइए, बैक्टीरिया शेप की बेसिस पे कितने टाइप का लिखा हुआ है? 4। अभी बताइएगा 4 शेप कौन कौन से होंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितने टाइप की होगी? 4। बहुत सारे टाइप होते हैं, बट 4 टाइप्स को ऐसा किसने डिस्क्राइब किया? कोहन। कोहन को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग कहते हैं जो है वो लुईस पास्चर को। पहली शेप आपने देखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है कौन सा? कोकस। कोकस कौन सी बैक्टीरिया होते हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल बैक्टीरिया को क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? कोकस। सेकेंड लिखा है बैसिलस। बैसिलस कौन से बैक्टीरिया को कहते हैं? जो रॉड शेप्ड होते हैं। तीसरे विब्रियो। विब्रियो कौन से होते हैं? कॉमा से। फोर्थ स्पाइरुलम। कैसे शेप होते हैं? स्पाइरल। तो ये 2 प्लेस पे है, एक है यहाँ पे और एक पे, ये कहाँ पे है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते समय। तो जो एक से अधिक प्लेस पे होता है उससे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोकस, बैसिलस, विब्रियो और कॉमा शेप। ये 4 शेप 2 प्लेस पे, एक यहाँ भी है और यही सेम चीज़ कहाँ लिखा हुआ है? जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ भी है। तो 2 जगह हो, तो जो एक से अधिक प्लेस पे अपने एनसीईआरटी में है उससे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ से क्वेश्चन दे सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टच करे तो ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बना देंगे। पहला शेप कौन सा हो गया? कोकस। कोकस मतलब स्फेरिकल। बैसिलस मतलब रॉड शेप। विब्रियो मतलब कॉमा शेप। स्पाइरुलम मतलब स्पाइरल। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बताइए तो कौन सा सही होगा? ये जो हो गया, लिखिए ना, ये हो गया ना। देखिए 4 क्वेश्चन बनाइए। फाइंड ऑड वन आउट। अब हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और 4 फैक्ट्स और पूछेंगे। फाइंड ऑड वन आउट। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब बता देते हैं। देखिए बताइएगा इस क्वेश्चन में कौन सा ऑड वन है? कौन ऑड वन है? 4th वाला। ऑड वन मतलब समझ में आ गया? बाकी 3 सही, ये गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्कल लिखा हुआ है। सर्कल आप मैथ्स में जानते हैं 2D स्ट्रक्चर होता है, स्फेयर कैसा होता है? 3D। तो यहाँ ऑड वन है ना? यहाँ कौन सा वर्ड होना चाहिए था? स्फेरिकल। दिया हुआ क्या है? सर्कुलर। अब 4 क्वेश्चन और पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे, एक तो मैच द फॉलोइंग वाला देगा, एक ऐसे बना देगा कि इसमें ऑड वन क्या है, किसी एक चीज़ को चेंज कर देगा। तो यहाँ ऑड वन कौन है? सर्कुलर होना। यहाँ कोकस में सर्कुलर की जगह कौन सा वर्ड होना चाहिए था? स्फेरिकल। स्फेयर है 3D स्ट्रक्चर, सर्कल कैसा होता है? 2D होता है ना। अब धीरे थोड़ा बहुत तो मैथ तो फिजिक्स में यूज होता है ना, बेसिक मैथ ही शुरू हुआ होगा, है ना? होता है ना? क्लियर? अब 4 चीज़ और पूछते हैं, बताइएगा। 4-5 क्वेश्चन इस पे हम पूछते हैं, देखें कहाँ तक आप आंसर बताते। द स्मॉलेस्ट फॉर्म, इसी 4 में ऑप्शन बताना है। द स्मॉलेस्ट फॉर्म, इस 4 में से सबसे छोटे फॉर्म कौन है? एग्जामिनर पूछेगा द स्मॉलेस्ट फॉर्म,
चार ऑप्शन दे देगा, कोकस, बैसिलस, आपको स्पाइरल और विब्रियो। सबसे छोटे फॉर्म कौन है? कोकस। आपने बचपन में पढ़ा होगा रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है, ऐसी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं? स्काई का कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है, रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है? तो वहाँ पढ़े थे स्पेयर की मिनिमम एरिया ऑफ कंटेक्ट होती है, तो सबसे छोटा फॉर्म कौन होगा? कोकस। द स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी? कोकस। सबसे छोटे फॉर्म कौन से बैक्टीरिया के होते हैं? कोकस। दूसरा, द लार्जेस्ट फॉर्म, इस चार फॉर्म में सबसे लार्जेस्ट कौन है? बैसिलस। बैसिलस सबसे बड़े फॉर्म होते हैं। एग्जामिनर पूछेगा द मोस्ट कॉमन फॉर्म, मोस्ट कॉमन फॉर्म, सबसे अधिक नेचर में मिलने वाला बैक्टीरिया, बैसिलस। क्लियर? अब द मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म, मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म कौन सबसे रेसिस्टेंट फॉर्म है इन चार में से, जिसपे इम्यूनिटी सिस्टम या फेगोसाइटोसिस जिसका आपको डिफिकल्ट होगा? कौन? जो सबसे छोटे फॉर्म होंगे। कौन सा? कोकस। किस फॉर्म के पास फ्लैजिला नहीं होती? इस चार में से विच फॉर्म लैक फ्लैजिला? कोकस। तो ये 4-5 क्वेश्चन और पूछते हैं इस पे। तो सेब की बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप की है? 4, और इससे 4-5 तरह के और क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अब तो एमसीसी में इंक्लूड कर दिया, पहले एम्स अलग अलग था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, एम्स का क्वेश्चन है विच इज मोस्ट कॉमन फॉर्म, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे कॉमन फॉर्म बैक्टीरिया का कौन होता है? बैसिलस। अब तो एम्स की भी सीट किससे मिलते हैं? नीट से। एक एग्जाम साल भर दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। पहले एक एक दिन में 2-2 एग्जाम देना होता था, नहीं होता था? कभी कभी एक एक जैसे 20-25 फॉर्म भरने पड़ते थे बच्चे को, तो होता था कि इसे एक दिन सुबह दे रहा है एएफएमसी और शाम में दे रहा है वो मणिपाल, ऐसा भी एक ही दिन में 2-2 एग्ज़ाम हो जाते थे बच्चे का। तो आप जो है लंच से पहले दे रहे हैं दूसरा एग्ज़ाम, 2 घंटे के बाद फिर दौड़ के दूसरे सेंटर जा रहे हैं, दूसरा सेंटर, ऐसे भी एग्ज़ाम कोलाइड हो जाते थे। सेम डे में 2-2 एग्ज़ाम हो जाते थे। बस सुबह की शिफ्ट में वो होता था, शाम में कितना टफ हो जाएगा। 3 घंटे का सुबह नीट देना हो और शाम में फिर दूसरा नीट दो, ऐसे भी एग्ज़ाम हो जाते थे। अब तो कम से कम एक एग्ज़ाम होते तो बच्चे रिलैक्स होकर जाते हैं 2 बजे, है ना? तो अब बहुत आसान है। पहले 20 एग्ज़ाम देते थे, अब उसके लिए भी अलग अलग, किसी में 100 सीट, किसी में 50 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। पूरी भारत भर में एक ही एग्ज़ाम होते हैं, तो अब बहुत आसान कर दिया है। बस आपको थोड़ा सा 1 साल पढ़नी है, जिससे आप अच्छे रैंक ले आए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये फॉर्म क्लियर? अब हमें एक चीज़ बताइएगा, नेक्स्ट हमें देखना है कौन सा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो इससे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। उससे पहले हम कुछ चीज़ आपसे पूछे, अभी तक जो जितने भी पढ़े सबको आप रिकॉल कर ले, हम एक बार सब आपसे पूछेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से पहले पूरा अभी तक जो पढ़े दोनों क्लास में, उसको एक बार देख ले, हम पूरा आपसे पूछते हैं। ये पूरी बैक्टीरिया सेल को ही 1.5 पेज में आपको डिस्क्राइब किया है। पूरे पहले बैक्टीरियल सेल बनाएंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है, स्टार्टिंग से। जैसे अभी याद है ना, वो बाद में क्यों हो जाता है, आप छोड़ देते हैं उसको। साइंस कहता है अगर एक दिन पढ़ा हुआ चीज़ को अगर आप छोड़ दें तो 24 आवर्स के बाद 90% चीज़ भूल जाएंगे वो। तो साइंस ही यही कहता है। तो एक बार पढ़ के अगर सब याद हो जाता तो सब बच्चे डॉक्टर न बन जाते, नहीं होता। कोई क्वेश्चन ही नहीं भूलते, पढ़ते तो सब है, धीरे धीरे रिकॉल नहीं करते। इसलिए आज जो पढ़े उसको आज ही जाके पढ़ लेना, बना लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे धीरे धीरे, है ना? ELP के आपको जो है DPP के फॉर्म में उस सबको सॉल्व करना है ना? और बताइए, अभी तक आप पहले जो पढ़े दोनों क्लास में देखिए, फिर हम आपसे पूछे पूरा क्लास का कंटेंट्स हम आपसे 10 मिनट में पूछ लेंगे। पूरे क्लास का एक एक वर्ड पूछ लेंगे आपसे हम, और जैसा अभी सुनाएंगे वैसे ही अगली क्लास में भी याद होना चाहिए। बस यही काम है, यही छोटा सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग से देख लें। चलिए पूछें।
चलिए हमें बताइए, जीएन रामचंद्रन ने खुद कौन सी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब की थी? रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट क्या बताता है? कन्फॉर्मेशनल चेंज इन प्रोटीन। किससे इन्फ्लुएंस थे? लीनियस पॉलिंग से। लीनियस पॉलिंग ने कौन सा दो स्ट्रक्चर बताया? और रामचंद्रन ने खुद कौन सी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब की? कोलाजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है किसका? एनिमल्स का। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड पूछे रिविस को। आइए, एक आपको पूछा जाएगा, आपके पास कौन सी ऐसी किंगडम है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की है? प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर का? प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। और मोनेडा में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों रखा जाएगा, बट कंडीशन कैसी होगी? प्रोकैरियोट डेजिग्नेशन होने चाहिए। यूकैरियोट्स के किंगडम कितने हैं? तो 4, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। ऑर्डर यही याद रखना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, मोनेडा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। इवोल्यूशन की यही ऑर्डर है, तो यही ऑर्डर करेक्ट याद रखेंगे, है ना। मोनेडा से इवॉल्व हुआ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से प्लांटी, प्लांटी से फंजाई, और सबसे एडवांस कौन? एनिमेलिया। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा एडवांस कौन होता है? हेट्रोट्रॉपिक। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट सेल ऑब्जर्व बाय कौन सा ऑर्गेन, आपको साइंटिस्ट जाएंगे? रॉबर्ट हुक। बट रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखी थी, इसलिए पूछा जाएगा फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व बाय लीवेनहुक। लीवेनहुक ऑब्जर्व विच 4 सेल? बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोआ, आरबीसी और स्पर्मेटोजोआ। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, और पूछा जाएगा आपके पास सेल की स्टडी कब इजियर हो गई? जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज ली। नेक्स्ट, अब आपको याद रखना है, सीडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, पहले भी याद रखे थे। स्वान को आप ब्रिटिश जोलॉजिस्ट नहीं याद करके क्या याद रखना है? जर्मन जोलॉजिस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच साइंटिस्ट हैज गिवन द हाइपोथेसिस दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेलुलर कंपोनेंट? कौन सा जाएंगे? स्वान। किसने फर्स्ट लिविंग आपको फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्जर्व की? स्वान। सेल वॉल फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। क्लियर। पूछा जाएगा, क्लासिकल सेल थ्योरी गिवन बाय विच 2 साइंटिस्ट? सीडेन एंड स्वान। लिमिटेशन ऑफ सेल थ्योरी, ऑरिजिन ऑफ सेल नॉट क्लियर। और ऑरिजिन ऑफ सेल में जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ओमिनिस सेलुला ए सेलुला, इसको कौन सी थ्योरी कहते हैं? सेल लीनेज थ्योरी। अब सेल लीनेज थ्योरी और क्लासिकल सेल थ्योरी को मिला दीजिए तो मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी का एक्सेप्शन वायरस और सब वायरल कंपोनेंट। ऑल इन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म जितने भी पढ़ते हैं, मैच्योर आरबीसी और मैच्योर सीप ट्यूब, जितने मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और जितने भी प्रोकैरियोट, सब एक्सेप्शन है। लेकिन पूछेगा कौन? वायरस, वायरस या सब वायरल कंपोनेंट, है ना। नेक्स्ट, अब आपको आज देखे ओवरव्यू ऑफ सेल। अभी जो है नेक्स्ट क्लास में क्या देखे? तो फर्स्ट क्लास का कंटेंट था ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में पूछा जाएगा बेस्ट मटेरियल टू स्टडी प्लांट सेल, तो आएगा अनियन पील। प्याज के छिलका सबसे आसानी से आप एनिमल सॉरी प्लांट सेल पढ़ने के लिए अनियन पील सेल। एनिमल सेल ह्यूमन सिक सेल। पूछा जाएगा आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में आउटर से इनर का ऑर्डर जीसीपी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल में वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आइए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। और लिखा है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से, पहले क्या लिखा हुआ था? फ्लूइड मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब पूछेगा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स 2 कौन है? तो जाइएगा राइबोसोम और सेंट्रोसोम। पूछेगा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, तो राइबोसोम। और ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो सेंट्रोसोम। डबल मेम्ब्रेनस में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। बाकी रेस्ट मेम्ब्रेन कैसे हैं? सिंगल। पूछेगा सेल इंक्लूजन में रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल सेल, ग्लाइकोजन। सेल इंक्लूजन में रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल सेल, ग्लाइकोजन। प्लांट सेल स्टार्च। बैक्टीरियल सेल जी फॉर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, सी से साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, पी से फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। क्लियर हो गया। अब पूछा जाएगा आपके पास साइटोसोल क्या होते हैं? तो साइटोसोल में जाना है साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स को हम हटा दिए साइटोप्लाज्म से, तो साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स क्या कहलाएगा? साइटोसोल।
अब सेकेंड फीचर पूछ रहे हैं, प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल, तो क्या कहिएगा? प्लांट से हमने सेल वॉल हटा ली तो क्या कहिएगा? प्रोटोप्लास्ट। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाएगा प्रोटोप्लास्ट से हमने हटा ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से हटा लिया न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म से हटा ली सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोसोल। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्या, अगर हम देखते हैं स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच एग। ह्यूमन आरबीसी की साइज 7 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन नर्व सेल। नेक्स्ट आपसे शेप हम बोलते चलेंगे, बताइएगा आंसर। अब हम शेप बोल रहे हैं, बताइएगा कौन सा? राउंड एंड ओवल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, मीजोफिल। राउंड एंड बाइकनकेव हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, आरबीसी। अमोवाइड शेप, डब्ल्यूबीसी। आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग एंड इन आपको नैरो एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, कॉलमनर सेल। नर्व एंड ब्रांच हेल्प्स इन नर्व कंडक्शन, लॉन्ग एंड ब्रांच हेल्प्स इन नर्व कंडक्शन, नर्व सेल। पूछा जाएगा इलॉन्गेटेड सेल आपको हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स। क्लियर? तो जो सेल बनाए हुए वही सब सारे। अब एक और चीज बनाया था, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में 4 एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरियल सेल, बीजीए, माइकोप्लाज्मा और एंड के जगह पर कौन? और पीपीएलओ। पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड फास्टर देन यूकैरियोटिक, और लिखा है बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितने टाइप की होगी? 4। एक होंगे कोकस, दूसरा हम लोग ने देखा बैसिलस, तीसरा देखा विब्रियो, फोर्थ देखा स्पाइरल। और पूछा जाएगा विच इज स्मॉलेस्ट फॉर्म? कोकस। द मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म, लार्जेस्ट फॉर्म, मोस्ट कॉमन फॉर्म। और मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछे तो आसानी से बना सकते हैं। तो समझ में आ गया, आज सब कुछ याद है। और यही अगर 1 साल बाद आपसे पूछे कि कौन सा सेल जो है वो राउंड एंड ओवल होगा और फोटोसिंथेसिस करेगा, तो आप भूल जाते हैं। तभी तो एग्जाम का क्वेश्चन छूटता है, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी पूछता है। अभी आपको शेप याद है सबका, है ना? अभी आपसे हम पूछे आरपीसी का शेप तो आप बता देंगे कि राउंड एंड बाइकनकेव। पूछेंगे डब्ल्यूबीसी का शेप तो आप बता देंगे अमोवाइड। हम पूछेंगे कॉलमनर सेल का सेल तो आप बता देंगे क्या कि लॉन्ग एंड नैरो। पूछेंगे आरबीसी आपको नर्व सेल कैसा है? लॉन्ग एंड ब्रांच। पूछेंगे आपको ट्रैकिड्स कैसा है? इलॉन्गेटेड। आप में और हम में डिफरेंस क्या है? मैं 20 साल से यही पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद है, आपको कैसे याद होगा? आप या तो इसको रिकॉल करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तभी तो याद होगा, बार बार बोलेंगे, है ना? और अभी याद है, अभी आपको पूछे कोई भी शेप पर क्वेश्चन देता, बना सकते किसका क्या शेप है, यही कुछ दिन के बाद भूल जाते। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं करते। ऐसे ही सब दिन याद रहेगा, आसानी से हो जाएगा। कुछ है अभी तक हमने कुछ ऐसा चीज पढ़ा जो आपको एग्जाम में ना पूछा जाए? यही सब पूछता जाता है, यही सब चीज तो पूछता है। उस बुक से आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। हाँ, जो PYQ में इंक्लूड कर दिया है, अब जैसे 2015 में जो क्वेश्चन पूछा है वो करना है। जो PYQ में इंक्लूड कर लिया, आपको 10 साल का PYQ करना है बस। तो PYQ में अगर कभी कभार लिंक सेट, जैसे इस बार भी 2 क्वेश्चन, मतलब के 4 क्वेश्चन के 2-2 ऑप्शन थे, मतलब 2 क्वेश्चन बाहर थे, बस वही चीज इंक्लूड कर लेना है। यही काम ही करना होता है। NCERT की लाइन बाय लाइन, जैसे इंट्रोडक्शन से लेके और पीछे समरी तक, क्योंकि NTA ने 3 बुक दी है। एक NTA ने आपके पास जो बुक है उस वो देता है, एक NTA की एग्जाम्पलर बुक आती है, एक NTA की प्रैक्टिकल बुक आती है। जब नीट का एग्जाम आता है, इन्हीं 3 को मिला के क्वेश्चन आता है। जो नीट पेपर बनता है वो किस में बनता है? जो आप कहते हैं कि 1-2 क्वेश्चन बाहर आ गया, वो बाहर से नहीं आता है, वो एग्जाम्पलर से होता है या प्रैक्टिकल की बुक से होता है। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन NTA नहीं बनाता, अपनी ही बुक से तो बनाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उस जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उससे पूछता है। 1-2 क्वेश्चन जो है कभी एग्जाम्पलर से दे देता है, कभी आपको जो है अपने जो है वो उसका प्रैक्टिकल की बुक है उससे क्वेश्चन आता है। उस वही सिलेबस है NTA की, तो कोई भी अपने बाहर से कुछ नहीं देता है। आप 1-2 क्वेश्चन जो है जो भी नया आएगा वो सब हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे, और जो करेक्शन है उसको इंक्लूड कर लेना है ना? जैसे 2019 में बहुत सारे करेक्शन किया, 21 करेक्शन किया बहुत सारे प्लेस पे, उसको हम मार्क करते चलेंगे। फिर अभी भी 5 करेक्शन अभी किया, स्टिल अभी भी बहुत सारे करेक्शन बचा हुआ है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और सबका क्या रहना चाहिए आपके पास? NCERT।
जैसे किनके पास एनसीईआरटी, आपके पास अभी है, आपके पास है, आपके पास है, आप तीनों एनसीईआरटी नहीं लाए। अगली क्लास में जब कल आएंगे तो क्या रहना चाहिए, वही बुक पढ़ा रहे ना, कोई नई बुक पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है नहीं, कोई सिंप्लीफाई टू एनसीईआरटी पढ़ रहा है नहीं, कोई एनसीईआरटी को मेक इजी वो सब नहीं, बस वही बुक पढ़ना है, इसी बुक को पढ़ना है ना, इसी बुक के लाइन से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर क्लियर। अब आपको जो पूछना है पूछिए, अब 5-7 मिनट आपको जो पूछना है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आप बताइए क्या पूछना है बताइए। हाँ सब मिलेगा, सब कुछ मिलेंगे अगली क्लास में, जब कल आएंगे तो आपको डीपीपी भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। और मेरा मानना है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव कम फिल इन द ब्लैंक्स बायो में ज़्यादा दूंगा। मेरा कहना है कि लेवल थोड़ा बढ़ाइए, है ना, मेरा खुद का मानना है। मैं अपने स्टूडेंट से क्या करता हूँ, मैं जो है वो 75 क्वेश्चन आपको दूंगा, वो क्या कहते हैं इस चैप्टर का 75 क्वेश्चन दूंगा जो फिल इन द ब्लैंक, क्योंकि उससे आपको एनसीईआरटी की लाइन याद होगी। ऑप्शन वाला तो आसान होता है, मेहनत का लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे ना। अगर हम ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएंगे तो उतने अच्छे तैयारी नहीं होती है। हाँ, जो बच्चे फिल इन द ब्लैंक से तैयारी करते हैं उनकी बायो को काफ़ी सुपर हो जाती है, लाइन बाय लाइन खोद लेते हैं। अगर मान लीजिए 75 क्वेश्चन देंगे, उसमें 5 क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो उसका आंसर नहीं देंगे, तो उसका फिर एनसीईआरटी से मैच करेंगे कि ये लाइन कहाँ था, ये लाइन कहाँ था। डीपीपी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेंगे, है ना। और 360 में 350 जिस दिन ले आए आप, सिलेक्शन आपका उस साल कोई नहीं रोक सकता। और 360 ले आए तो और अच्छे रैंक आ जाएंगे। कितना भी, एक एक्सेप्शन पिछली साल को छोड़ दीजिए जो 650 भाग गया था, नहीं तो 620 सेफ स्कोर होता है, 600 से ऊपर आना ही सेफ स्कोर हो जाता है, यही तो टारगेट है। अब फिर से वही पेंडेमिक के हट गए, अब 2019 में जो थे, 2019 में जैसा ट्रेंड था वही आ जाएगा। अब जो है 580 540 अच्छे मार्क्स माने जाएंगे, और 600 जिनको आ गया वो अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे उनको। पीछे नहीं तो इतने आसान पेपर देता था, ऑप्शन देता था 720 आ जाते थे। पिछले बार 67 बच्चे का आए, फिर उसको करेक्ट रेक्टिफाई करके फिर भी 17 बच्चे रहे। अब 17 को 720 में 720 आना, है ना, सही बात नहीं ना। पेपर इतना भी आसान नहीं होना चाहिए कि सब बच्चे, है ना, कि पता चले कि 700 से ऊपर ही मैक्सिमम सीट भर गई। एम्स पिछली बार सब 700 वाले को भी नहीं मिला था। तो इतनी मेहनत करके अगर किसी को एम्स दिल्ली ना मिले, है ना, 700 मार्क्स लाने के बाद, तो अब इस बार सही है, इस बार 700 आपको रेयर मिलेंगे, 700 से ऊपर 1-2 रेयर कोई होगा ऐसा, 1-2 ही पूरे भारतवर्ष में जिनकी 700 टॉस जाएगी। नहीं तो 690, 692, 695 बस यही है। 700 से ऊपर रेयर कोई ऐसा होगा जहाँ इन्फॉर्मेशन अभी किसी के पर नहीं पहुँचे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो तुक्का भी मारते हैं, जो काफ़ी मेहनत किए होते हैं, उनको अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन का ही तो फ़र्क है, उनके सही हो जाए। नहीं तो 700 से ऊपर इस बार रेयर आएंगे इस पेपर में, है ना। आपने भी तो पेपर दिया है, ऐसा पेपर तो था नहीं कि 700 से ऊपर आसानी से आ जाए, ऐसा तो नहीं था ना। हाँ, ये इस बार भी ऑप्शन दे देता तो फिर हो सकता था, ऑप्शन दे देता 20 क्वेश्चन छोड़ने का, जो क्वेश्चन टफ लगा उसको छोड़ देते तो फिर वही आ जाता, वही कंडीशन हो जाती। बस ऑप्शन थोड़ा हटा दिया, बस इसलिए थोड़े से पहले वाले भाई, जब ये आपको 2013 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो 2016 ये सब में जिनको 480 आता था उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। ये तो ट्रेंड था। धीरे धीरे पेपर के लेवल को डिटोरिएट्स करते गया, और जब 2019 के बाद 20 में जब पेंडेमिक आई तब के बाद तो पेपर ऐसा पूछ दिया कि तब से बहुत आसान पूछने लगा। सीट तो उतना ही जाना है। अब पिछली बार क्या था कि बच्चे खुश हो गए थे सब 600 प्लस आके, है ना, लेकिन बैठना तो 649 वाले को भी था। इतने वाले भी पिछली बार क्लास में बैठे हुए थे। हम लोग के कितने क्लास में ऐसे बच्चे थे जो 640 वाले बैठे हुए थे। तो इस बार सेम वही है। पिछले बार काफ़ी खुश थे कि हम चले बैठना। अब मान लीजिए सिलेक्शन 650 पर आएगा और इस बार मान लीजिए 550 पर आएगा, कंडीशन तो सेम ही है। जिनको नहीं होगा उनको 640 पर भी नहीं होगा, 540 पर भी नहीं। हाँ, उस बार थोड़े ज़्यादा खुश थे। इस बार थोड़ा पहले से पैटर्न था कि हमको 600 प्लस आ रहा है टेस्ट के एग्ज़ाम में, हर नीट के एग्ज़ाम में से पहले जितने भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट दे रहे थे सब में 650 वहाँ लग रहा है कि 550 भी नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट। लेकिन होना नहीं है, बच्चे तो उतना ही चुनेंगे। कोई कंपटीशन थोड़े है कि नॉर्मल स्कूल का एग्ज़ाम थोड़े 75 से ऊपर आ गया तो डिस्टिंक्शन आ गया, ऐसी तो कोई बात है नहीं, है ना। थोड़ा सा मेहनत करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है ना, है कि नहीं। और अगली क्लास में क्या रहना चाहिए आपके पास, एनसीईआरटी। वही लाइन बाय लाइन पढ़ रहे। आपने देखा होगा हमने कोई बाहर की बात नहीं बताई हो, सब उसी लाइन को डिकोड किए। उसी में से जो वर्ड पूछ दिया है कभी, अभी मान लीजिए आपको कोई नीट में पूछ दिया या कोई एम्स में रिसेंटली पूछा गया, वो सब चीज़ इंट्रोड्यूस करना है बस वही, क्योंकि अब एम्स का भी एग्ज़ाम इसी के थ्रू होता है।
अब एम्स के लिए अलग तो कोई एग्ज़ाम होते नहीं, एम्स की जितनी भी कॉलेजेस है सब किसके थ्रू, नीट के थ्रू ही होते हैं। तो सारे पैटर्न्स हमें इंक्लूड करना है। क्लियर ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, ओके, थैंक यू।